आज की इस वीडियो में हल करेंगे एनसीईआरटी वर्ग 8 का गणित। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो किताब है एनसीईआरटी वर्ग 8 का है और इसी का जो हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 1 से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि अध्याय 1 में क्या दिया गया है। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अध्याय 1 में जो है दिया गया है परिमेय संख्याएं। तो आज जो हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि परिमेय संख्या क्या होती है और इनसे संबंधित जितने भी गुणधर्म हैं इन सभी को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। उसके बाद जो है इसका प्रश्नावली है 1.1, उसको भी हल किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ जो परिमेय संख्या है, तो इसको जानने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उनको भी जान लेते हैं। जब हम लोग यहाँ पे इनके जो गुणधर्म है उनको जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगा पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या का, यानी कि तीनों की जो है ना, तीनों ही इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे जो दिया गया सबसे पहले अंक। देखिए अंक क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि अंक किसे कहा जाता है। जैसे कि किसी संख्या को निरूपित करने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो संकेत है, सॉरी यहाँ पे जो संकेत है ये, ठीक है, तो इसे ही हम लोग अंक कह सकते हैं। ठीक है, यानी किसी संख्या को निरूपित करने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे ही अंक कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इनकी जो संख्या है, देखिए इनकी जो संख्या है 10 है। आप यहाँ पे इसको गिनिएगा तो 10 हुए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 10। अब आपसे अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, देखिए सबसे छोटा अंक हो जाएगा 0। और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा अंक कौन सा, तो देखिए सबसे बड़ा अंक यहाँ पे है 9 है। ठीक है, सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। और सबसे छोटा अंक क्या है? 0 है। उसके बाद यहाँ पे जो हम देखेंगे जो कि संख्यांक है। ठीक है, तो संख्यांक क्या होता है? देखिए संख्यांक को अंग्रेजी में कहा जाता है नंबरल। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखेंगे किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को निरूपित करने वाले जो अंक के समूह हैं, अंक का समूह यानी कि ये जो अंक है इन्हीं के समूह हैं। ठीक है, इन्हीं के समूह को क्या कहा जाता है? संख्यांक कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखिए कि 1, 3, 2, 5 है। यहाँ देखिए 1, 3, 2 और 5। ठीक है, इन्हीं के समूह से मिलकर के संख्यांक बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा जैसे 5, 4, 3, 2, 6, 7, 8 है। ठीक है, ये सभी के सभी जो है अंकों का समूह है और अंकों के समूह से ही संख्यांक बनती है। उसके बाद जो है आगे दिया गया है प्राकृत संख्याएं। देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है? देखिए प्राकृत संख्याएं जो होती है, जैसे कि हम लोग जानेंगे कि वस्तुओं की गणना में आने वाले संख्या ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या होगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका कोई अंत नहीं होगा, अनंत तक चलते चला जाएगा। या फिर हम सीधी सीधी कह सकते हैं कि गिनती की संख्या, ठीक है, गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब आगे जो हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है? जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा ये जो प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या के आगे में जब हम शून्य को शामिल कर दें, ठीक है, प्राकृत संख्या के आगे जब शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो वैसी संख्या को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो है प्राकृत संख्या, ठीक है, और इसी के आगे में क्या हुआ? ये जो शून्य है तो शून्य को यहाँ पे शामिल कर दिया गया, तब ये हो गया आपका पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा? अनंत तक जाएगा। और आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 0 है। ठीक है, और आपसे यहाँ पे कहा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है,
अब आइए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक को अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीजर्स, ठीक है। पूर्णांक को क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ जो ये जो संख्या दिया गया है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, तो देखिए इन्हें ही पूर्णांक कहा जाता है। यानी कि संख्या जब माइनस में भी हो और प्लस में भी हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये जो माइनस में और इधर क्या है, प्लस वाले हैं, ठीक है। तो इन्हें ही पूर्णांक कहा जाता है। और यहाँ जो देखेंगे कि पूर्णांक में जो है दो प्रकार की संख्याएं होती है। एक होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी कि जो माइनस वाले जो संख्या होंगे उन्हें ही ऋणात्मक कहा जाता है। जैसे कि -4, -3, -2, -1, ठीक है। उसके बाद आता है धनात्मक। तो धनात्मक क्या होता है? देखिए जो प्लस वाले होंगे, यानी कि जो प्लस वाले संख्या होंगे उसे ही धनात्मक कहा जाता है, ठीक है। और आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 के आगे कुछ भी नहीं, तो इसके आगे में प्लस छुपा हुआ रहता है, ठीक है। इसके आगे में प्लस है, इसके आगे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, यानी सभी के आगे में प्लस है। जिसके आगे में कोई भी चिन्ह नहीं होगा तो उसके आगे में प्लस का चिन्ह होगा ही होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे परिमेय संख्या के बारे में। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए परिमेय संख्या जो होगा जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q यानी कि ऊपर में कोई संख्या होना चाहिए, ठीक है। P/Q यानी कि ऊपर में कोई संख्या होना चाहिए और नीचे भी कोई ना कोई संख्या होना चाहिए, तभी हम उस संख्या को कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2/3 है, ठीक है। 2/3 यानी कि ये हो गया आपका परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हम ले लेते हैं 1, ठीक है। क्या 1 परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे में 1 होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो 1 है, 1 भी परिमेय संख्या हो गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पे 0 को ले लेते हैं, 0। तो देखिए 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे कोई भी कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 होता ही होता है, ठीक है। तो 0/1 लिख सकते हैं इसको, इसलिए ये भी परिमेय संख्याएँ हैं। अब देखिए परिमेय संख्या कौन सी नहीं हो सकती है, तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर Q जो है, Q यानी कि नीचे वाला ये जो Q है, Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर Q का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, यानी कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि 2/0, ठीक है। 2/0 यानी कि ये आपके परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए अभी हमें जो विशेष जो है मतलब हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा ये पूर्ण संख्या के बारे में, उसके बाद पूर्णांक के बारे में और उसके बाद परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो गुणधर्म है तो इन गुणधर्म को इन तीनों में ही सभी गुणधर्मों को देखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं संख्याओं के गुणधर्म। तो सबसे पहला जो गुणधर्म होगा समवृत्त या फिर समवरक नियम, ठीक है। समवृत्त को ही समवरक नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्या, यानी कि इन तीनों के बारे में ही देखेंगे यहाँ जो गुणधर्म है समवृत्त या समवरक नियम में। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे कि योग के बारे में देखते हैं, यानी कि योग के बारे में, ठीक है। योग मतलब होता है जोड़। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो पूर्ण संख्या, यानी कोई दो पूर्ण संख्या जैसे कि a + में b, ठीक है। दो पूर्ण संख्या जब इसको हम जोड़ देंगे तो हमें इसका उत्तर क्या आना चाहिए? एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम इसी को उल्टा करके जोड़ेंगे, यानी कि b + में a करके अगर इसको जोड़ देंगे तब पर भी हमें पूर्ण संख्या ही आना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे a + b जब हमें पूर्ण संख्या मिल जाएगा, फिर b + में a जब इसको भी हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमें एक पूर्ण संख्या मिलेगा, तभी हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या का योग जो है समवृत्त के अंतर्गत है या फिर नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक उदाहरण लेकर के। तो एक काम करते हैं कि a का मान हम ले लेते हैं 5, ठीक है, और b का मान ले लेते हैं 3। a का मान क्या रख लेते हैं? 5 और b का मान रख लेते हैं 3। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं a + b के साथ, ठीक है। तो a + b, तो यानी a का मान कितना है? 5 है और b का मान क्या है? 3 है। जब इसको हम जोड़ देंगे तो आ जाता है 8। देखिए 8 एक क्या है? पूर्ण संख्या। 8 क्या है? एक
पूर्ण संख्या है। उसके बाद इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं, जैसे ये वाला b प्लस में a, तो यहाँ पे हम करते हैं b प्लस में a। ठीक है, तो b का मान कितना है 3 है और a का मान है 5। इसको भी हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8, और ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या ही हमें प्राप्त हो गया है। तो इसलिए जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे अतः पूर्ण संख्याएं का योग, पूर्ण संख्याएं यहाँ पे योग के अंतर्गत समृद्ध है। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो हम आगे देखते हैं, यानी कि घटाव में, तो देखिए घटाव में हम लोग जो देखेंगे अभी, देखिए घटाव का जो कहा जाता है व्यवकलन। देखिए व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। ठीक है, घटाव। चलिए यहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि a माइनस में b, ठीक है, a को जब हम b से घटा देंगे तो हमें एक आना चाहिए पूर्ण संख्या। ठीक है, फिर इसको उल्टा करके, यानी कि b को a से जब घटा देंगे तब पर भी हमें आना चाहिए पूर्ण संख्या ही प्राप्त होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगा तब हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो है पूर्ण संख्या के व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है या फिर नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, a का मान मान लेते हैं 5 और b को मान लेते हैं 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे a माइनस में b के साथ। ठीक है, तो a का मान क्या है 5 और b का मान है 3। इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 2। देखिए एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये तो आ गया पूर्ण संख्या। अब इसी को हम उल्टा करके देखते हैं, यानी कि अगला में b माइनस में a करके। ठीक है, तो b का मान क्या है 3 है और a का मान है 5 है। देखिए जब इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस में 2। देखिए ये जो है प्लस में 2 और ये हो गया माइनस में 2। -2 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, -2 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका पूर्णांक। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे दोनों के दोनों बराबर नहीं हुए, कि दोनों पूर्ण संख्या नहीं आया, पूर्ण संख्या नहीं आया। एक आ गया पूर्ण संख्या, दूसरा आ गया पूर्णांक। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग देख लेते हैं गुणन में। देखिए गुणन में क्या होगा कि अगर a को गुना करेंगे b, यानी a और b क्या है, दो पूर्ण संख्या है। जब इसको हम गुना कर देंगे तब हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होना चाहिए, यानी क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या प्राप्त होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम b को गुना कर देंगे a के साथ तब पर भी हमें एक आना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या ही प्राप्त होना चाहिए। अगर ये a को b से गुना करके जब पूर्ण संख्या आ जाएगा और b को जब a से गुना करेंगे पूर्ण संख्या आ जाएगा, तभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है या फिर नहीं है। अगर आ जाएगा तो होगा और नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं कि a का मान मान लेते हैं। चलिए a का मान मान लेते हैं 3 और b का मान मान लेते हैं 2। ठीक है, a एक पूर्ण संख्या और b भी एक पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे a गुना b। ठीक है, a को गुना करते हैं b के साथ, यानी a होगा 3, b हो गया 2, तो 3 दूनी 6। 6 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, 6 क्या एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से हम देखते हैं अगला, यानी कि b गुना में a। तो b क्या है 2 है और गुना में a क्या है 3 है। इसको जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6। देखिए 6 भी एक पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इधर भी पूर्ण संख्या आ गया और यहाँ भी पूर्ण संख्या आ गया, यानी कि इस तरह a को जब गुना के b से
तो पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। b को जब a से गुना किए तब पर भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं जो कि भाग का है। देखिए भाग में जो हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे a को भाग कराएंगे b से। ठीक है, a को जब हम भाग कराएंगे b से तो हमें आना चाहिए पूर्ण संख्या। ठीक है, जब इसको उल्टा करके यानी कि सिर्फ पहले b को जब भाग कराएंगे a से तब पर भी हमें आना चाहिए पूर्ण संख्या। अगर आ जाएगा तभी हम कहेंगे कि पूर्ण संख्या जो भाग के अंतर्गत सम्मिलित है। अगर नहीं आएगा तो लिखेंगे नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, a का मान मान लेते हैं 8 और b का मान मान लेते हैं 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a भागा b। ठीक है, यानी a भागा b। देखिए a भागा b है तो इसको हम a बट्टा b भी लिख सकते हैं। ठीक है, a भागा b है तो इसको हम a बट्टा b भी लिख सकते हैं। a का मान कितना है 8 है और b का मान कितना है 4 है। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका पहला। और अगला देखिए यहाँ पे b भागा a यानी कि b बट्टा में a। तो b का मान देखिए कितना है, b का मान है 4 और a का मान क्या है 8। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1 और नीचे आएगा 2 यानी कि 1 बट्टा 2। देखिए यहाँ पे 2 एक पूर्ण संख्या है, 2 क्या है एक पूर्ण संख्या है और 1 बट्टा 2 क्या है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के इधर आ गया पूर्ण संख्या और इधर आ गया परिमेय संख्या, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे अतः पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी कि पूर्ण संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं जो कि समृद्ध नियम के अंतर्गत हम लोग अब देखेंगे पूर्णांक संख्या, जो पूर्णांक है वो समृद्ध है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये आपका हो गया पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक में भी हम सबसे पहले शुरू करेंगे योग से, यानी कि योग से। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए कि a प्लस b, जब इसको हम जोड़ देंगे यानी कि a और b क्या है दो पूर्णांक है। ठीक है, जब इसको हम जोड़ देंगे तो उत्तर हमारा क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक ही आना चाहिए। ठीक है, एक पूर्णांक आना चाहिए। या फिर जब हम b और a को जब जोड़ देंगे तब पर भी हमें यहाँ पे पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है, तभी हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो है पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक जो है योग के अंतर्गत समृद्ध है या फिर नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। a का मान मान लेते हैं 5 और b का मान मान लेते हैं -3। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है पूर्णांक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं a प्लस b। ठीक है, तो a प्लस b, a का मान क्या है 5 है और b का मान क्या है -3 है। तो हो जाएगा 5 और प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 3। 5 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे b प्लस में a। तो देखिए b का मान क्या है -3 है और a का मान क्या है 5 है। तो यहाँ पे करेंगे 5, इसको जब घटाएंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे दोनों के तरफ क्या आ गया पूर्णांक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे अतः पूर्णांक योग के अंतर्गत समृद्ध है। ठीक है, अगर दोनों का उत्तर बराबर नहीं आता तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि समृद्ध नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों की तरफ बराबर आ गया।
अब आगे जो हम लोग देखते हैं इसी का, चलिए यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं घटाव में, यानी कि व्यवकलन में। देखिए व्यवकलन का मतलब होता है घटाव, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे यहाँ से कि एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए को जब हम घटा देंगे बी से तो हमें एक पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है बी को जब घटा देंगे ए से तो यहाँ भी हमें क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक ही प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ए का मान मान लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 3 और बी का मान कर लेते हैं -2, ठीक है। देखिए आप कुछ भी पूर्णांक मान सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने ए को माना 3 था, अभी आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको देखते हैं a माइनस बी, ठीक है। इसको जब हम घटाएंगे तो क्या एक पूर्णांक हमें प्राप्त होता है कि नहीं होता है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए a का मान है 3 और b का मान है क्या, -2, ठीक है। तो 3 और माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5, 5 क्या आ जाएगा, एक पूर्णांक, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अगला इसका, जैसे कि यहाँ पे दिया है b माइनस में a, ठीक है। तो b का मान कितना है, -2 और a का मान क्या है 3, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे जोड़ देंगे तो हो जाएगा -5, और -5 भी क्या एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं आगे, जो कि इसका तीसरा हो जाएगा आपका, यानी कि गुणन में, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 पूर्णांक होना चाहिए। जैसे a को जब हम गुना कर देंगे b से तो हमें यहाँ पे पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार इसको उलट करके, यानी कि b को पहले लिख करके और a से जब गुना करेंगे तब पर भी हमें यहाँ पे पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम a का मान लेते हैं -3 और b का मान लेते हैं 4, ठीक है। तो पहला कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं कि a गुना में b, a का मान क्या है, -3 है और b का मान है 4, इसको जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा -12, ठीक है। और अगला हम लोग देखते हैं, देखिए -12 क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। फिर से b को गुना करेंगे a से, यानी b का मान कितना है, 4 है और गुना में -3, इसको जब हम गुना करेंगे तो ऊपर भी यहाँ पे -12 आ गया। देखिए -12 एक पूर्णांक है और यहाँ भी -12 एक पूर्णांक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, ठीक है। अब जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर में, ठीक है, यानी पूर्णांक के 4 नंबर में, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं भाग जो है, भाग समृद्ध है कि नहीं है, इसको भी हम लोग जांच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि a को जब हम भाग करा देंगे b से तो हमें एक पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम b को भाग करा देंगे a से तब पर भी हमें यहाँ पे पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए, और a और b क्या होगा, a और b एक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो a का मान कर लेते हैं -8 और b का कर लेते हैं 4, ठीक है। तो पहला कंडीशन हम लोग देखेंगे कि a भागा b, ठीक है, यानी कि इसको हम लिखते हैं a बटा में b। देखिए a का मान क्या है, -8 और b का मान है 4, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -2। इसी प्रकार से यहाँ पे b भागा a कर लेते हैं, यानी कि b बटा में a। b का मान क्या है, देखिए b का मान है 4
और ए का मान है माइनस में 8। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1/2। तो यहाँ पे देखिए माइनस में 1/2। ठीक है, यहाँ पे माइनस में 1/2 आ गया, यहाँ पे देखिए माइनस में 2, यानी कि इधर पूर्णांक और इधर पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पूर्णांक भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे जो कि पूर्णांक था ये तो खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या के बारे में भी जान लेते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 नंबर, यानी कि परिमेय संख्या जो कि योग के समृद्ध है कि नहीं है, इसको भी हम लोग जांचते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं योग के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि a + b, ठीक है, ए एक परिमेय संख्या और b भी एक परिमेय संख्या है। जब इसका हम लोग योग कर देंगे तो हमें यहाँ पे एक परिमेय संख्या प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या ही प्राप्त होना चाहिए। उसी प्रकार से जब b + a को हम कर देंगे, यानी b + a को जब हम योग करेंगे तो हमें यहाँ पे एक परिमेय संख्या प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम ए को मान लेते हैं 1/2 और b को भी मान लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं 3/2 कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 यानी a का मान कर लेते हैं 1/2 और b का मान कर लेते हैं 3/2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं a + b। ठीक है, a + b, तो a का मान क्या है? a का मान है 1/2 और b का मान है 3/2। देखिए इसका जब हम लोग योग करेंगे तो 2 यानी 1 + में 3, यहाँ पे 4/2 काटेंगे तो यहाँ पे 2 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, और आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसी का, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गया, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं तो इसके नीचे में 1 होगा ही होगा, यानी कि 2/1 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं b + में a, यानी कि यहाँ से b + a को लेकर देखते हैं कि परिमेय संख्या में प्राप्त होता है कि नहीं होता है। देखिए b का मान है 3/2 और a का मान है 1/2। तो यहाँ पे देखिए 2 एलसीएम करने के बाद 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + में 1, यानी कि ये हो जाएंगे 4/2। काटेंगे तो 2 और 2 भी यहाँ पे एक क्या आ गया? परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः परिमेय संख्या, यहाँ पे दोनों का मान बराबर आ गया। ठीक है, दोनों तरफ परिमेय संख्या ही आ गया, तो लिखिए अतः परिमेय संख्या योग के समृद्ध है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं अब व्यवकलन का। देखिए व्यवकलन यानी कि घटाव, हम इसी का देखेंगे परिमेय संख्या के बारे में ही। व्यवकलन, ठीक है, यानी कि होता है घटाव। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? a और b 2 परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, एक बार हम a को जब घटा देंगे b से तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या। फिर से b को जब घटा देंगे a से तब पर भी हमें क्या आना चाहिए? एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं a का मान कर लेते हैं 1/, चलिए यहाँ पे 3 कर लेते हैं, और b का मान कर लेते हैं 2/3। ठीक है, a का मान क्या कर लेते हैं? 1/3 और b का मान कर लेते हैं 2/3। तो a माइनस में b, तो a कितना? 1/3 और b का मान है माइनस में b का मान है 2/3। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, तो जाता है 3 और यहाँ पे 1 माइनस में 2, यानी कि माइनस में 1/3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ तो परिमेय संख्या आ गया, और इधर देखते हैं b माइनस में a। देखिए यहाँ पे b का मान कितना है? b का मान है 2/3 और माइनस में a का मान है 1/3। एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस में 1, यानी कि 1/3।
देखिए यहाँ पे माइनस में 1/3 है और यहाँ पे 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो है एक मिनट थोड़ा, तो ये जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे गुणन का, चलिए यहाँ पे गुणन का देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए को जब हम बी से गुना कर देंगे तो हमें आना चाहिए एक परिमेय संख्या, ठीक है। और फिर बी को जब हम गुना कर देंगे ए से तो पर भी हमें आना चाहिए एक परिमेय संख्या ही आना चाहिए, जहाँ कि ए और बी क्या होना चाहिए, 2 परिमेय संख्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए का मान कर लेते हैं 3/8, यानी ए का मान कर लेते हैं 3/8 और बी का मान कर लेते हैं, बी का मान हो जाता है आपका 16/9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं ए गुना में बी। ए का मान क्या है 3/8 और बी का मान है 16/9। तो देखिए 8 दूनी 16 और 3 तिया 9, यानी यहाँ पे आ गया 2/3। देखिए 2/3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 2/3 क्या एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं, यानी कि बी गुना ए करके, ठीक है। तो बी का मान कितना है 16/9 और ए का मान है 3/8। काटेंगे तो 8 दूनी 16 और यहाँ पर काटेंगे तो 3 तिया 9, यानी कि 2/3। देखिए यहाँ भी एक परिमेय संख्या आ गया और इधर भी एक परिमेय संख्या आ गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे भाग नहीं, यहाँ पे गुणन हो जाएगा, यहाँ पे गुणन हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग जो देखते हैं इसका भाग में भी हम लोग उसी प्रकार से देखेंगे कि ए को जब हम भाग करा देंगे बी से तो हमें मिलना चाहिए एक परिमेय संख्या, ठीक है। और जब बी को जब हम भाग करा देंगे ए से तब पर भी हमें आना चाहिए एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए का मान ले लेते हैं, ए का मान हम कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे इसी संख्या का ले लेते हैं 3/8 और बी का मान कर लेते हैं 9/16, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं ए भागा बी। ए का मान क्या हो जाएगा 3/8 भाग, अब बी का मान हो जाएगा 9/16, ठीक है। तो यहाँ पे 3/8 भाग को बदलेंगे गुना में तो 16 जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। तो 8 दूनी 16, 3 तिया 9। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2/3 आ गया, ठीक है। इधर तो परिमेय संख्या आ गया। अब देखते हैं इधर यहाँ पे क्या होता है। देखिए यहाँ से ये जो है, सॉरी, यहाँ पे बी भागा ए। देखिए बी का मान कितना है, बी का मान है 9/16 और ए का मान है 3/8। तो यहाँ पे जाएगा 9/16, भाग को बदलेंगे गुना में तो 8 जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। तो जब इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ से काटेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 3/2। देखिए यहाँ पे 2/3 एक परिमेय संख्या और यहाँ पे 3/2 भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतः परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग आगे देखते हैं तो इसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे जो कि क्रम विनिमयता नियम है, ठीक है। इसी प्रकार से हम सभी को बारी बारी से देखेंगे, जैसे कि योग में
सॉरी यहाँ पे पूर्ण संख्या है, उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद परिमेय संख्या। ठीक है, सभी को बारी बारी से हम यहाँ पे चेक करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या में हम लोग देखेंगे कि यहाँ से योग में, यहाँ पे कर लेते हैं 1 नंबर, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे योग में देखेंगे, देखिए ये कब सत्य होगा, यानी कि क्रम विनिमयता नियम कब सत्य होगा, जबकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि a प्लस बी, ठीक है, यानी a प्लस बी को जब हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे b प्लस a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, तब b प्लस a के बराबर हो जाएगा, तब इस जो क्रम विनिमयता नियम सत्य होगा, नहीं तो असत्य होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले a और b, ठीक है, दो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चलिए यहाँ पे a का मान लेते हैं 5 और b को मान लेते हैं 7। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं a प्लस बी, एक काम करते हैं यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको LHS। ठीक है, और एक तरफ लिख लेते हैं RHS। देखिए LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और इधर जाता है राइट हैंड साइड। ठीक है, इधर वाले को हम मान लेते हैं LHS और इधर वाले को मानते हैं RHS। ठीक है, तो a प्लस बी, देखिए a प्लस बी और इधर लिखते हैं b प्लस में a। ठीक है, तो इन दोनों को जब हल करेंगे, हल करने का दोनों के जब उत्तर बराबर आ जाएगा, तब यहाँ पे हम कहेंगे कि क्रम विनिमयता नियम सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे a का मान है 5 और b का मान है 7। उसके बाद यहाँ पे b का मान है 7 और a का मान है 5। देखिए इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12 और यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, यानी कि दोनों का उत्तर जो है बराबर आ गया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे अतः दो पूर्ण संख्याएं, अतः दो पूर्ण संख्याएं के लिए योग का क्रम विनिमयता सत्य है। ठीक है, अब जो है आगे हम लोग देख लेते हैं व्यवकलन का। तो यहाँ भी इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं व्यवकलन, यानी कि घटाव। ठीक है, व्यवकलन यानी कि घटाव। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a को जब हम घटा देंगे b से, ठीक है, तब बराबर हो जाना चाहिए b को जब घटा देंगे a के साथ, यानी a को जब हम घटाएंगे b से, ठीक है, तब बराबर किसके होना चाहिए, b घटाव में a के साथ, तभी हम यहाँ पे कहेंगे कि सत्य है। अगर बराबर नहीं होगा तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सत्य नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं a का मान। चलिए a का मान हम कर लेते हैं 4 और b का मान कर लेते हैं 3। ठीक है, एक तरफ हम लिखते हैं LHS और दूसरी तरफ लिखते हैं RHS। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो जाता है राइट हैंड साइड। इसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, यानी a माइनस b को लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और b माइनस a को लिखते हैं राइट हैंड साइड में। तो a का मान है 4 और b का मान है 3। देखिए यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। उसी तरह यहाँ पे b का मान है 3 और a का मान है 4, यहाँ पे माइनस में 4। इसको जब हम यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में 1 आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि a माइनस b, ठीक है, बराबर नहीं हुआ, ठीक है, किसके, तो b माइनस में a के। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यानी a माइनस b, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो है बराबर नहीं हुआ राइट हैंड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे अतः दो पूर्ण संख्याएं के लिए व्यवकलन का क्रम विनिमयता असत्य है। ठीक है,
इसी प्रकार से हम लोग अब देख लेते हैं गुणन में। देखिए गुणन में अगर हम लोग देखेंगे कि ए को जब हम गुना कर देंगे बी के साथ तो बराबर होना चाहिए क्या, बी गुना में ए। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तभी ये सत्य होगा, नहीं तो असत्य हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं एल, चलिए यहाँ पे ए का मान लेते हैं 5 और बी का मान लेते हैं 3। ठीक है, तो ए यानी कि इसको LHS में लिख लेते हैं और एक तरफ लिखते हैं RHS। ठीक है, LHS क्या है, ए गुना में बी और RHS है बी गुना में ए। तो ए का मान है 5 और बी का मान है 3। इसको जब हम गुना कराएंगे तो हो जाएगा 15। देखिए बी का मान है 3 और ए का मान है क्या है 5 है, और इसको जब हम गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि LHS जो है बराबर हो गया किसके, RHS के। तो यहाँ पे हम कहेंगे अतः दो पूर्ण संख्याएं के लिए गुणन का क्रम विनिमेयता सत्य है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग देख लेते हैं भाग के लिए। ये हो गया आपका 3 नंबर और यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि भाग के लिए देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए को जब हम भाग कराएंगे बी से तो बराबर होना चाहिए बी को जब हम भाग करा देंगे ए से, तभी ये सत्य होगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं ए का मान 12 और बी का मान कर लेते हैं 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे LHS लिख लेते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ लिख लेते हैं RHS। ठीक है, तो देखिए LHS में ए भागा बी और इधर क्या हो जाएगा बी भागा ए, यानी कि यहाँ पे हम कहते हैं ए बट्टा में बी और यहाँ पे बी बट्टा में ए। देखिए ए का मान है 12 और बी का मान है 8। ठीक है, और यहाँ पे बी का मान है 8 और ए का मान क्या है 12। इसको जब हम काटेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो देखिए यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 2/3 है, यानी कि यहाँ पे LHS जो है RHS के बराबर नहीं हुआ। ठीक है, LHS जो है RHS के बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतः दो पूर्ण संख्याएं के लिए भाग का क्रम विनिमेयता असत्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा, असत्य है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो कि क्रम विनिमेयता में हम लोग देखेंगे अब पूर्णांक को। तो देखिए यहाँ पे भी उसी प्रकार से करना होगा। पूर्णांक में हम लोग देखेंगे इस, यानी कि इसका एक काम करते हैं। तो देखिए पूर्णांक में भी हम लोग देखेंगे बारी बारी से, जैसे कि सबसे पहले शुरू करते हैं योग से। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए को जब हम जोड़ देंगे बी से ठीक है, तो बराबर होना चाहिए किसके, यानी कि बी जोड़ में ए के। ठीक है, और ए और बी क्या होना चाहिए, दो पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, ए और बी क्या होना चाहिए, दो पूर्णांक होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे ए का मान कर लेते हैं -5 और बी का मान कर लेते हैं 4। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं LHS। ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं RHS। तो देखिए LHS में हम लिखते हैं a प्लस बी को और RHS में लिखते हैं b प्लस में a को। तो b का मान क्या है, -5 प्लस a का मान है 4। इसको जब यहाँ पे घटा देंगे, यानी कि इसको जोड़ देंगे 4 को, तो -1 आएगा। देखिए यहाँ पे -1 आ गया और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस और यहाँ पे -5, तो हो जाएगा 4 -5 और यहाँ पे घटाएंगे तो
1 आएगा। तो देखिए इधर भी पूर्णांक है, यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, ठीक है, यानी कि LHS जो है RHS के बराबर हो चुका है। तो यहाँ पे हम कहेंगे अतः दो पूर्णांक संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमेयता सत्य है, ठीक है। अगर बराबर नहीं आता तो हम यहाँ पे लिखते हैं असत्य है। इसी प्रकार से अब हम लोग देखते हैं इसका व्यवकलन का, यानी कि घटाओ। देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए को जब हम घटा देंगे बी से, ठीक है, तो बराबर होना चाहिए बी घटाओ में ए से, तभी ये सत्य होंगे, नहीं तो असत्य हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं ए का मान माइनस में 8 और बी का मान कर लेते हैं 3, ठीक है। एक तरफ लिखते हैं LHS और दूसरी तरफ लिखते हैं RHS। देखिए LHS में क्या होगा, देखिए आप ऐसा LHS RHS कर भी सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करना थोड़ा आसान हो जाता है, इस वजह से इसको किया जा रहा है। देखिए LHS यानी कि A माइनस बी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे A माइनस में B और यहाँ पे B माइनस में A। तो A का मान क्या है माइनस में 8 और B का मान है 3, ठीक है। यहाँ पे B का मान है 3 और A का मान है माइनस में 8, तो यहाँ माइनस में 8 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 8। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 11। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि LHS जो है RHS के बराबर नहीं आया, ठीक है, LHS जो RHS के बराबर नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए जब दोनों ही उत्तर बराबर हो जाएगा तभी हम यहाँ पे कहेंगे सत्य है, नहीं तो असत्य है। देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये जो है, चलिए यहाँ पे हम पूरा ही लिख लेते हैं। अतः दो पूर्णांक संख्याओं के लिए व्यवकलन का क्रम विनिमेयता असत्य है, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं इसी का गुणन में। चलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं गुणन में। देखिए यहाँ पे ए को जब गुना कराएंगे बी से तो बराबर होना चाहिए बी गुना में ए से, ठीक है। ए को जब हम गुना कराएंगे बी से और बी को जब हम गुना कराएंगे ए से तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए का मान कर लेते हैं, चलिए माइनस में 8 कर लेते हैं और बी का मान कर लेते हैं 3 और एक तरफ लिखते हैं LHS और दूसरी तरफ लिखते हैं RHS, ठीक है। तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पे ए गुना में बी और यहाँ पे बी गुना में ए। तो देखिए ए का मान है माइनस में 8 और बी का मान है 3, इसको जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 24। उसी प्रकार से यहाँ पे बी का मान है 3 और ए का मान है माइनस में 8, इसको जब हम गुना कराएंगे तो हो जाएगा माइनस में 24। तो देखिए यहाँ पे दोनों का उत्तर बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः दो पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणन का क्रम विनिमेयता सत्य है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग भाग में देख लेते हैं, जो कि इसका भाग का हो जाएगा। तो यहाँ भी उसी प्रकार से चेक करना होगा, यानी कि ए को जब भाग करा देंगे बी से तो बराबर हो जाएगा बी भागा ए के, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ए का मान कर लेते हैं 8, ठीक है, और बी का मान कर लेते हैं 4। तो देखिए यहाँ पे LHS और दूसरी तरफ लिखते हैं RHS। देखिए LHS में इसको लिखते हैं ए भागा बी और इस तरफ होगा बी भागा
ए। तो ए भागा बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बट्टे में बी, और इसको भी हम बी बट्टे में ए लिख सकते हैं। तो ए का मान क्या है, माइनस में 8 और बी का मान है 4। उसी प्रकार से यहाँ पे बी का मान है 4, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और नीचे में हो जाएगा 8। देखिए काटेंगे तो 2, और यहाँ पे काटेंगे 1/2। तो यहाँ देखिए माइनस में 2 है और यहाँ पे माइनस में 1/2 है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों बराबर नहीं हुए, यानी कि LHS जो है RHS के बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके आधार पे कि अतः दो पूर्णांक संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमेयता असत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे जो कि पूर्णांक है हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए परिमेय संख्या के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले योग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए योग के बारे में, यानी कि योग के बारे में देखेंगे, यानी कि a प्लस में b, ठीक है। a और b क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए b प्लस में a के, ठीक है। तभी यहाँ पे ये सत्य होगा, नहीं तो असत्य हो जाएगा। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चलिए a का मान कर लेते हैं माइनस में 5/4 और b का मान कर लेते हैं 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं LHS और एक तरफ कर लेते हैं RHS। देखिए LHS में क्या हो जाएगा a प्लस बी और RHS में हो जाएगा b प्लस में a। तो a का मान है माइनस में 5/4 और b का मान है 1/4। उसी प्रकार से यहाँ पे 1/4 प्लस माइनस में 5/4। तो देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, तो यहाँ पर जाएगा माइनस में 5 प्लस में 1, तो यहाँ बचेगा माइनस में 4/4, काटेंगे तो 1 यानी कि माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। और आगे यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 4 और नीचे भी आ जाएगा 4। देखिए काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1। तो देखिए यहाँ पे -1 है और इधर भी माइनस में 1 है, यानी कि LHS जो है RHS के बराबर, सॉरी यहाँ पे बराबर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतः दो परिमेय संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमेयता सत्य है, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग इसी का देख लेते हैं व्यवकलन का। देखिए व्यवकलन में जो हम लोग देखेंगे, यानी कि a को जब हम घटा देंगे b से, ठीक है, तो बराबर होना चाहिए b घटाओ में a से। तो चलिए यहाँ पे a का मान कर लेते हैं माइनस में 5/4 को ही ले लेते हैं और b को मान लेते हैं 1/4, ठीक है। तो LHS में हम देखते हैं और RHS में भी देखते हैं कि क्या आता है। LHS में हो जाएगा LHS में हो जाएगा a माइनस में b और RHS होगा b माइनस में a। तो देखिए LHS यानी कि माइनस में 5/4 और माइनस यहाँ पे 1/4, b है आपका 1/4 और a है देखिए यहाँ पे माइनस में 5/4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे माइनस में 5 माइनस में 1, तो माइनस में 6/4 काटेंगे तो हो जाएगा 3/2,
यानी कि -3/2। ठीक है, यहाँ पे उसी प्रकार से देखिए, यहाँ से दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4, तो 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 5, यानी कि 6/4 काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 2, यानी कि 3/2। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पे माइनस में 3/2 है और यहाँ पे प्लस में 3/2 है, यानी कि LHS जो है RHS के बराबर नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं असत्य होंगे। क्या हो जाएगा? असत्य है। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग इसी का देखते हैं गुणन में। ठीक है, इसका गुणन देख लेते हैं, यानी कि A को जब हम गुना कर देंगे B के साथ, तो यहाँ पे होना चाहिए B गुना में A, यानी कि दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि A और B क्या होना चाहिए? दो परिमेय संख्या होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, A का मान कर लेते हैं 3/8 और B कर लेते हैं यहाँ पे कर लेते हैं 4/9। ठीक है, तो LHS में देखते हैं और RHS में देखते हैं। तो देखिए LHS क्या हो जाएगा? A गुना B, और RHS हो जाएगा B गुना में A। ठीक है, तो A गुना B, A का मान है 3/8, अब B है 4/9, काटेंगे 4 दूनी 8, यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा 3। तो देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और नीचे 3 दूनी 6 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे B का मान है 4/9 गुना A का मान है 3/8, तो काटेंगे 3 दूनी 3 9, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/6। तो देखिए यहाँ पे 1/6 दोनों तरफ आ गया, यानी कि LHS बराबर हो गया RHS के, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य होंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? सत्य है। ठीक है, और अब जो आगे हम देखते हैं इसका, यानी कि भाग के लिए, देखिए भाग में भी उसी प्रकार से करेंगे। A को जब हम भाग कराएंगे B से, तो बराबर हो जाएगा, जब हम B को जब भाग करा देंगे A से। ठीक है, जब बराबर हो जाएंगे तब ये सत्य होगा। अगर बराबर नहीं होगा, यानी कि A भागा B बराबर होना चाहिए B भागा A का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, A को मान लेते हैं 3 में, चलिए यहाँ पे 8 ले लेते हैं। अब B को मान लेते हैं 9 में 4। तो देखिए LHS और यहाँ पे RHS, तो LHS में क्या लिखते हैं? चलिए LHS में हम A/B को ही लिख लेते हैं, और यहाँ पे B में A। A का मान है 3/8। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, बट्टा हटा के, चलिए यहाँ पे हम A भागा B, अब B भागा A, तो 3/8 भागा 9 में 4, तो 3/8 भाग, और यहाँ पे इसको बदलेंगे गुना में, तो 4 जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, यानी कि 1/6। ठीक है, फिर से B का मान कितना है? 9 में 4 भाग 3/8। तो देखिए यहाँ पे 9 में 4 भाग को बदलेंगे गुना में, 8 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, यानी कि 3 दूनी 6। तो देखिए यहाँ पे 1/6 है और यहाँ पे 6 आ गया, यानी कि LHS जो है RHS के बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे जो कि क्रम विनिमेयता नियम है वो समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।